बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल फील्ड ऑफ फिजिक्स। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। आज हम लास्ट लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर 21 का लेके आए हैं। चार्ट क्वेश्चन मीन साइड और एक्सरसाइज ले। ये लास्ट है, इसके बाद ये चैप्टर की 60 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले दो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर 12 और 13 के इनसाइड एक्सरसाइज के अलावा। तो वो आप यूट्यूब पे टाइप करके फील्ड ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन इनसाइड तो आपको वो मिल जाएंगे। तो ये इसलिए किए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके पॉकेट में भी, आप कहीं भी बैठे हो, मोबाइल आपके पास है, आप वेटिंग में हैं कोई चीज़, तो आप इसको 10-15 मिनट 15 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं बेटा जी फिंगर टिप पे आ जाएँ और जब आप एग्जाम में आए मोर कॉन्फिडेंट फील। तो आइए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैकग्राउंड रेडिएशन? स्टेट टू सोर्सेज ऑफ दीस। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है? एक तो बैकग्राउंड रेडिएशन हमें मिलती है कि जब कायनात वजूद में आई, बिग बैंग थ्योरी है, हमारे सिलेबस बियॉन्ड है। तो बिग बैंग की डिटेक्शन, जब बिग बैंग थ्योरी वजूद में आई तो तब से कुछ रेडिएशंस, जब से यूनिवर्स बनी है तब से कुछ रेडिएशन जो हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ठीक है, और उनको डिटेक्ट किया गया है और वो कॉस्मिक, वो सोर्स है, वो कॉस्मिक रेज है, ठीक है। तो वो भी बैकग्राउंड रेडिएशन उनको भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ रेडिएशन हमारे रेडिएटिव एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट में वाक़ हैं, अर्थ के इंटीरियर में या आउटर सरफेस के नीचे अर्थ का क्रस्ट है, उसमें कुछ एलिमेंट हैं जो रेडिएटिव हैं, जैसे अल्फा बीटा पार्टिकल अमिट हो रहे हैं, वो भी बैकग्राउंड रेडिएशन बना, ठीक है। तो ये हैं क्या? The ionizing radiation present in the atmosphere at particular location, यानी ये एटमॉस्फेयर में ये रेडिएशन प्रेजेंट है और ये एयर के पार्टिकल्स को, एटम को, गैसेस के एटम को आयनाइज करती है। तो गैस कहीं पे रखें और उसके एटम आयनाइज हो जाएं, एटमॉस्फेयर एयर के एटम आयनाइज हो जाएं, इसका मतलब है समथिंग इज देयर, सम रेडिएशंस आर देयर। वो रेडिएशंस बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। और उनके सोर्सेज दो हैं, कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस, सन आउटर स्पेस से जो कॉस्मिक रेज आ रही वो, और बिग बैंग के वक्त जो रेडिएशन बनी थी बैकग्राउंड रेडिएशन, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि कितने साल पहले कायनात वजूद में आई थी, ये उसका पता देती है। दूसरा सोर्स इसका है प्रेजेंस ऑफ रेडिएटिव सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के नीचे, इनसाइड द अर्थ एक पोर्शन है क्रस्ट, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडिएटिव हैं और अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स रेडिएशन जो है वो एमिट कर रहे हैं, उनकी वजह से ये बैकग्राउंड रेडिएशन बनती हैं और ये बैकग्राउंड रेडिएशन एयर के पार्टिकल्स को, एयर के एटम्स को आयनाइज। तो ये एक क्वेश्चन है, इसके बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इफ यू स्वेलो एन अल्फा सोर्स एंड बीटा सोर्स विच वुड बी मोर डेंजरस, एक्सप्लेन बाय। अगर आप एक ऐसे एलिमेंट, ऐसे सोर्स को स्वेलो कर दें, निगल दें, जिससे अल्फा रेडिएशन इमिट होती है, और या आप एक ऐसे सोर्स को स्वेलो करते हैं जिससे बीटा रेडिएशन इमिट होती है, तो कौन सा डेंजरस है? जो आयोनाइजेशन ज़्यादा करेगा, आयोनाइजेशन करेगा तो वो अब्जॉर्ब होगा, एनर्जी लॉस्ट करेगा इनसाइड द बॉडी, दैट इज मोर डेंजरस, ठीक है। आप कोई भी ऐसा सोर्स स्वेलो करें, निगल लें, जो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, अल्फा रेज इमिट कर रहा है, अल्फा रेज तो आयोनाइजेशन करती हैं, ठीक है, तो आयोनाइजेशन अंदर होगी तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। मोर डेंजरस है बीटा रेज से, इसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है ग्रेटर एनर्जी
एंड ग्रेटर आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर उसी की ज़्यादा होती है जिस पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो। एंड बीटा पार्टिकल, देन बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल की निस्बत अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर भी ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़्यादा है। तो जिसकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी वो बॉडी में आयोनाइजेशन ज़्यादा करेगी, ज़्यादा डेंजरस होगी एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। वो भी आयोनाइजेशन करते हैं लेकिन उसकी आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कम है, इसलिए अल्फा पार्टिकल मोर डेंजरस है। एज अल्फा पार्टिकल हैव ग्रेटर एनर्जी एंड ग्रेटर आयोनाइजिंग power than beta particle, so alpha particle are more than dangerous than beta particle. इसका ये इतना ही आंसर होता है। Let's move to the next question. That is going to be the last of this chapter number 21. How can radioactivity help in the treatment of cancer? कैंसर की ट्रीटमेंट में रेडियोएक्टिविटी कैसे हेल्प कर सकती है? रेडियोएक्टिविटी जब दरियाफ्त हुई तो इसको यूज इसलिए किया गया, मैडम क्यूरी, उसको नोबेल प्राइज इस पर मिला, उसको यूज इसलिए किया गया कि ये कैंसर को ट्रीट करने के लिए रेडियोएक्टिविटी से अल्फा बीटा पार्टिकल के जरिए कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया। ठीक है, तो ये क्या थ्योरी क्या है कि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा पार्टिकल कैंसर की ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करते हैं? ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं ना, उनमें एबिलिटी होती है कि वो अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ये रेडिएशंस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशन एमिट आउट होती है अल्फा बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, उनको अब्जॉर्व कर लेते हैं, अब्जॉर्व करते हैं और अब्जॉर्व ऐसे करते हैं उनको आयोनाइजेशन होती है, तो आयोनाइजेशन से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो कैंसर के सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट वाज ऑब्जर्व दैट कैंसर सेल्स अब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, ये रेडिएशन को अब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय आयोनाइजिंग द रेडिएशन, रेडिएशन को आयोनाइज करके अपने आप को वो सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अब्जॉर्बेंट हैं अल्फा बीटा गैमा के लिए कैंसर के सेल्स। जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो रेडिएशन आयोनाइज हो जाती है, तो आयोनाइज होने से ये सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, यानी बीमारी खत्म होना शुरू हो जाती है, वो ट्यूमर जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसके मेनली 3 सोर्सेज हम यूज करते हैं। ये एग्जांपल में आपने लिखना है कि गैमा रे का सोर्स है कोबाल्ट 60, ये अलग से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। कोबाल्ट 60 रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से गैमा रेज पर्टिकुलर एमिट होती है। तो ये जनरल कैंसर के ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है, आम ट्यूमर के लिए ये कोबाल्ट 60 आम हॉस्पिटल में वगैरह में ये कोबाल्ट 60 का सोर्स होता है। वहाँ से गैमा रेज निकलती है और गैमा रेज को डायरेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं टू द ट्यूमर ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्यूमर पे। तो हमने ये याद रखना है गैमा रेज का ये सोर्स है। एक रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 एलिमेंट है, दैट इज रेडियोएक्टिव। इससे जो रेडिएशन निकलती है दैट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर थायराइड ग्लैंड, थायराइड कैंसर गले का ये वो, उसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है, जिससे रेडिएशन निकलती हैं और वो रेडिएशन थायराइड अब्जॉर्ब करता है, ट्यूमर डिस्ट्रॉय होता है, रेडिएशन की आयोनाइजेशन होती है। तीसरा पार्ट है फास्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90, ये 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, ये स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये 3 एग्जांपल हमें देनी है जिससे क्लियर हो जाए कि कैंसर की ट्रीटमेंट में रेडियोएक्टिविटी का क्या रोल है। थैंक यू वेरी मच।